दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आज का टॉपिक है स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भू स्थिर उपग्रह सदैव भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित रहते हैं। कौन से भू स्थिर उपग्रह सदैव भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित रहते हैं? और दूसरा कथन है, प्रत्येक भू समकालिक उपग्रह भू स्थिर होता है। तो इसमें आपका कौन सही है? उसमें आपका केवल वन सही है कि भू स्थिर उपग्रह सदैव भूमध्य रेखा के ऊपर स्थिर रहते हैं। जो जियो स्टेशनरी उपग्रह होते हैं वो भूमध्य रेखा इक्वेटर के ठीक ऊपर लगभग 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। इनका जो झुकाव होता है वो होता है आपका 0 डिग्री। क्या होता है इनका झुकाव? इनका झुकाव 0 डिग्री होता है, जिससे ये पृथ्वी के सापेक्ष हमेशा एक ही स्थान पर स्थिर दिखाई देते हैं। दूसरा उपग्रह है कौन सा? प्रत्येक भू समकालिक उपग्रह भू स्थिर होता है। जो प्रत्येक भू स्थिर उपग्रह होता है वो भू समकालिक होता है, लेकिन प्रत्येक भू समकालिक उपग्रह भू स्थिर नहीं होता। भू समकालिक कक्षा किसी भी कोण पर झुकी हो सकती है, जबकि भू स्थिर कक्षा केवल भूमध्य रेखा के समतल पर ही संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यह केवल समुद्री नौवहन के लिए विकसित की गई है। दूसरा कथन है, यह भारत तथा उसके आसपास के क्षेत्र में सटीक स्थिति निर्धारण सेवा प्रदान करती है। तीसरा कथन है, इसका संचालन नासा द्वारा किया जाता है। और चौथा कथन है, यह केवल सैन्य उपयोग के लिए उपलब्ध है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। यह भारत और इसके आसपास के क्षेत्र में सटीक स्थिति निर्धारण सेवा प्रदान करती है। कौन सा? जो आपका ये डी है, यह केवल सैन्य उपयोग के लिए उपलब्ध है। तो जी नहीं, यह केवल सैन्य उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है। यह दो प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, एक स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस आम नागरिक और वाणिज्यिक उपयोग के लिए, और प्रतिबंधित सेवा सैन्य और रणनीतिक उपयोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुमत सही सुमेलित है? पैसा है PSLV मुख्यतः ध्रुवीय कक्षा में उपग्रह प्रक्षेपण के लिए यूज किया जाता है। GSLV केवल निम्न पृथ्वी कक्षा के लिए। SSLV मानव अंतरिक्ष मिशन हेतु विकसित। और चौथा है गगनयान चंद्रमा पर रोवर उतारने का मिशन। तो आपका फर्स्ट सही है, PSLV मुख्यतः ध्रुवीय कक्षा में उपग्रह प्रक्षेपण प्रक्षेपण। इसे भारत का वर्कहॉर्स भी कहा जाता है। क्या कहता है? वर्कहॉर्स भी कहा जाता है PSLV को। PSLV की फॉर्म क्या होती है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसे भारत का वर्कहॉर्स भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों को ध्रुवीय तथा सूर्य तुल्यकालिक कक्षाओं में स्थापित करना होता है। GSLV क्या है? यह केवल निम्न पृथ्वी कक्षा के लिए नहीं, बल्कि भारी संचार उपग्रहों को भू समकालिक हस्तांतरण कक्षा और भू स्थिर कक्षा में भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सूर्य के सबसे भारी वायुमंडलीय भाग को क्या कहा जाता है? कोरोना कहा जाता है सूर्य के सबसे भारी वायुमंडलीय भाग को। और सेकंड है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कोरोना स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकता है। तो इसमें आपके फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं कि सूर्य के सबसे भारी वायुमंडलीय भाग को कोरोना कहा जाता है। यह प्लाज्मा की बनी होती है और इसका तापमान सूर्य की सतह प्रकाश मंडल से भी काफ़ी अधिक लाखों डिग्री सेल्सियस होता है। सेकंड आपका जो कथन है वह है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कोरोना स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकता है। तो जी हाँ, सामान्य दिनों में सूर्य की मुख्य सतह की अत्यधिक तीव्र रोशनी के कारण कोरोना नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब चंद्रमा सूर्य के चमकदार मध्य भाग को पूरी तरह ढक लेता है तो यह मोती जैसे सफेद मुकुट के रूप में स्पष्ट दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है? कौन सा ग्रह जो अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है? तो वह है शुक्र। कौन सा? शुक्र। सौर मंडल के अधिकांश ग्रह जैसे पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करते हैं, लेकिन जो शुक्र होता है और अरुण होता है, कौन शुक्र और अरुण होता है, वो सौर मंडल के ऐसे दो ग्रह हैं जो इसके विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करते हैं। इसी कारण शुक्र ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में और सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस मिशन का प्रमुख उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है? किस मिशन का प्रमुख उद्देश्य है
सूर्य का अध्ययन करना, तो वो है आदित्य L1। कौन सा? आदित्य L1 का मुख्य उद्देश्य है सूर्य का अध्ययन करना है। यह भारत का पहला समर्पित और मिशन है जिसे सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लिग्रेंस बिंदु L1 के चारों ओर हेलो कक्षा में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य सूर्य के कोरोना प्रकाश मंडल और सौर हवाओं और सौर तूफानों का अध्ययन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम में होती है? कौन सी है विद्युत चुंबकीय तरंग जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो होती है गामा किरणें। कौन सी? गामा किरणें। गामा किरणों की आवृत्ति और ऊर्जा सबसे अधिक होती है, जबकि इनकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। क्या होती है? तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है और जो वो होती है ऊर्जा होती है और आवृत्ति होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के बीच व्युत्क्रमानुपाती इनवर्स संबंध होता है। आवृत्ति जितनी अधिक होगी तरंग दैर्घ्य उतनी ही कम होगी। अगर तरंग दैर्घ्य के घटते क्रम की ओर देखेंगे तो तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसकी होंगी? रेडियो तरंगे की। उसके बाद सूक्ष्म तरंगे, उसके बाद अवृक्त किरणें, फिर दृश्य प्रकाश, फिर पराबैंगनी किरणें, फिर एक्स किरणें और फिर गामा किरणें, जिनकी सबसे कम तरंग दैर्घ्य होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी से चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? कि पृथ्वी से चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई देता है, वो है चंद्रमा का घूर्णन एवं परिक्रमण बल समान होना। क्या है? चंद्रमा का जो घूर्णन है वो समान होना और जिसका परिक्रमण काल है वो उसका समान होना, समकालिक घूर्णन। चंद्रमा अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में उतना ही समय लेता है। क्या लेता है? उसका रोटेशन कैसा है? सिंक्रोनस रोटेशन है चंद्रमा का। चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी एक परिक्रमा पूरी करने में लेता है। कितने? लगभग 23.5 दिन, 27.3 दिन। इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को कहते हैं ज्वारीय तालन। क्या कहते हैं? ज्वारीय तालन, टाइडल लॉकिंग कहा जाता है। इस घूर्णन और परिक्रमण काल के समान होने के कारण चंद्रमा का एक ही हिस्सा हमेशा पृथ्वी के सामने रहता है, जबकि दूसरा हिस्सा पृथ्वी से कभी दिखाई नहीं देता। क्योंकि भाई पृथ्वी भी उतना ही घूमती है, पृथ्वी भी उतना ही समय लेती है घूमने में जितना चंद्रमा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक उपकरण रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा वैज्ञानिक उपकरण है जो रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है? कौन सा वैज्ञानिक उपकरण है? वह स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर। इसका उपयोग मानव शरीर में धमनियों के भीतर रक्तचाप, जो ब्लड प्रेशर होता है, उसको मापने के लिए किया जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का जो सामान्य रक्तचाप कितना होता है? वो होता है 120/80 मेगाहर्ट्ज़। जो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। पहला कथन है, ब्लैक होल से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। दूसरा कथन है, ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल अत्यंत प्रबल होता है। तो इसमें आपके एक और दोनों ही सही हैं। ब्लैक होल की सीमा, जिसे घटना क्षितिज कहा जाता है, पार करने के बाद कोई भी वस्तु या विकिरण, यहाँ तक कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। इसी कारण इसे ब्लैक होल कहा जाता है, क्योंकि यह प्रकाश को परावर्तित या उत्सर्जित नहीं कर सकता। दूसरा कथन भी सही है कि आपका ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण अत्यंत प्रबल होता है। ब्लैक होल का द्रव्यमान बहुत अधिक घनत्व वाले एक बिंदु पर सिमटा होता है, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। इसी अत्यधिक द्रव्यमान और घनत्व के कारण इसका गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो अत्यंत प्रबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ये मॉर्निंग स्टार भी है और इवनिंग स्टार भी है, दोनों के नाम से जाना जाता है, तो वह आपका शुक्र। कौन सा? शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट जो स्थित ग्रह है और यह जो शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी के सबसे निकट है और यह आकाश में चंद्रमा के बाद सबसे अधिक चमकीला प्राकृतिक खगोलीय पिंड है। सूर्य से निकटता और पृथ्वी के सापेक्ष इसकी कक्षा के कारण यह अक्सर सूर्योदय से ठीक पहले और सूर्यास्त के ठीक बाद में सांझ का तारा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मतलब ये आपका ग्रह सूर्यास्त के पहले भी, सूर्योदय के पहले एक भोर का तारा और सूर्यास्त के बाद पश्चिम में सांझ का तारा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अत्यधिक सघन कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड है, तो अत्यधिक सघन कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल और
बादलों के कारण सूर्य के प्रकाश का लगभग 70% भाग परिवर्तित कर देता है, जिससे यह अत्यंत चमकदार दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रॉकेट प्रक्षेपण में न्यूटन के किस गति नियम का प्रत्यक्ष अनुप्रयोग होता है? कौन सा वो गति नियम है जिसका प्रत्यक्ष अनुप्रयोग होता है? तो वह तृतीय नियम। कौन सा? थर्ड नियम, तीसरा नियम। अब है क्या न्यूटन का तीसरा नियम? न्यूटन का तीसरा नियम है प्रत्येक क्रिया की बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। कि मतलब हर एक्शन का रिएक्शन होता है। प्रत्येक क्रिया की बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जब रॉकेट के इंजन में ईंधन जलता है तो अत्यधिक दाब वाली गर्म गैसें बड़ी तेजी से नीचे की ओर बाहर निकलती हैं। यह आपकी क्रिया होगी। इसके जवाब में गैस रॉकेट को समान बल से ऊपर की ओर धकेलती है या प्रतिक्रिया से रॉकेट आगे ऊपर की ओर बढ़ता है। हम अगर रॉकेट में गैस भरेंगे तो जैसे ही गैस नीचे जाएगी तो रॉकेट आपको ऊपर जाएगा। तो हर क्रिया का प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान से संबंधित कार्यक्रम है? कौन सा है इसरो का पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान संबंधित कार्यक्रम? तो है RLVTD। कौन सा? RLVTD। RLVTD की फुल फॉर्म क्या है? रियूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। क्या है? रियूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। यह इसरो का एक प्रायोगिक प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य पूरी तरह से उन्हें उपयोग किए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान विकसित करना है ताकि अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने की लागत को काफ़ी कम किया जा सके। मतलब क्या है? जिससे उसका पुनः उपयोग किया जा सके। ऐसे यान विकसित करना है। यह एक स्पेस शटल जैसा दिखता है। क्या दिखता है? यह एक स्पेस शटल जैसा दिखता है और इसे स्वायत्त रूप से रनवे पर उतरने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली लैंड हो जाए। जैसे आपका पुष्पक RLV परीक्षण। कौन सा? जैसे पुष्पक RLV परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय अधिकांश उल्काएं किस कारण जल जाती हैं? अगर पृथ्वी वायुमंडल प्रवेश करेंगे तो अधिकांश उल्काएं किस कारण जल जाती हैं? तो वह वायुमंडलीय घर्षण। क्या कारण है? वायुमंडलीय घर्षण। जब कोई अंतरिक्षी चट्टान अत्यंत तेज गति से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो उसके सामने मौजूद हवा अत्यधिक तेजी से दबती है और तीव्र घर्षण पैदा होता है। इस घर्षण और वायु के दबने से भारी मात्रा में ऊष्मा पैदा होती है जिससे वह चट्टान जल उठती है और आकाश में एक चमकदार रेखा की तरह दिखाई देती है, जिसे आम भाषा में टूटता तारा भी कहा जाता है। यह प्रक्रिया मुख्यतः वायुमंडल की मध्य परत यानी मध्य मंडल में लगभग 50 से 85 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। कहाँ होती है? मध्य मंडल में लगभग 50 से 85 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। यह घटना जिसे टूटता तारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सलामत है? एस्ट्रोसैट अंतरिक्ष वेधशाला। तो जी हाँ, सही है अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट। यह भारत की पहली समर्पित बहुतरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला है एस्ट्रोसैट। यह भारत की पहली समर्पित बहुतरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला है जिसे इसरो द्वारा सितंबर 2015 में खगोलीय पिंडों, तारे, ब्लैक होल आदि के अध्ययन हेतु प्रक्षेपित किया गया था। यह मंगल मिशन नहीं बल्कि रडार इमेजिंग उपग्रह श्रृंखला है जिसका उपयोग आपदा प्रबंधन, कृषि और सीमा सुरक्षा निगरानी में किया जाता है। किसका? राईसैट का प्रयोग। किसका? जो ऑप्शन बी है राईसैट। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।